हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीडीपी विद वानी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, अच्छे से अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे और आप सभी को इन्फॉर्मेशन तो मिल ही चुकी होगी कि जो हमारा एचटेट का एग्ज़ाम है वो भी पोस्टपोन कर दिया गया है। अभी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं मिली है हमें एचटेट की नोटिफिकेशन में कि अब नेक्स्ट जो डेट है वो कौन सी डेट पे हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। बट अभी के लिए जो 7 और 8 को जो एग्ज़ाम होने थे एचटेट के वो पोस्टपोन हो चुके हैं। सो हमारे लिए अच्छा है कि हमें और ज़्यादा टाइम मिल गया प्रिपरेशन के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाने के लिए। ठीक है, तो अच्छे से अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखें और इधर से मैं भी अपना पूरा फोकस अभी मैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर दे रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है मैं वो करा सकूँ। सो स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लासेस में भी हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे, सो आज की क्लासेस में हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सो जो आज का क्वेश्चन नंबर है वो है 41। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है ये देख लेते हैं। ठीक है, द इवैल्यूएशन done for the purpose of improvement through feedback during the instructional program is called। देखो इसमें क्या है, जब एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा होता है बच्चे का और एक तो जो वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है ना, वहाँ पे हमें अब ये देखना है कि जो स्टूडेंट है यहाँ पे, जो एक चिल्ड्रन है, क्या वो यहाँ पे एक्टिव है, क्या उसे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। इसीलिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी क्या आ रहा है कि यहाँ पे बच्चे का इवैल्यूएशन हो किस चीज़ को लेके, कि जो भी टीचर पढ़ा रही है क्या उस चीज़ को उसको समझ आ रहा है। ठीक है, और तो जो ये इवैल्यूएशन है ना वो किसके थ्रू होगा। यहाँ पे हमें दो तरीके के असेसमेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक तो देखने को मिलता है हमें जो समेटिव हमारा इवैल्यूएशन, जो समेटिव असेसमेंट हम जिसको कि कहते हैं। ठीक है, जो कि हमारा किसके अकॉर्डिंग है, जो कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो हमारा एक टॉपिक है जिसको कि हम आगे पढ़ेंगे, उसमें हमें दो यहाँ पे असेसमेंट्स देखने को मिलते हैं। एक तो हमारा समेटिव असेसमेंट देखने को मिलता है हमारा, और एक हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट देखने को मिलता है। जो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो तो हमारा ड्यूरिंग द क्लास, यानी कि बच्चे जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंडल्ज होते हैं, यानी कि जब उनकी जो लर्निंग हो रही होती है तो उसी के दौरान बच्चे का एक असेसमेंट करना कि बच्चा जो है क्या वो चीज़ों को समझ पा रहा है, या क्या वो चीज़ों को अच्छे से, क्या उसका ध्यान लगा हुआ है, कहीं वो बोर तो नहीं हो रहा है, क्या उसका इंटरेस्ट है स्टडीज में। तो इस चीज को असेस करने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मेटिव असेसमेंट नाम का एक असेसमेंट यहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है। और जो समेटिव असेसमेंट होता है ना, ये समेटिव असेसमेंट जो होता है वो होता है हमारा बिल्कुल एंड में, जो कि हमारा बच्चे का ओवरऑल चेक करता है कि हाँ भी बच्चे ने अभी तक जो भी पढ़ाया उसमें क्या समझा। जैसे कि हमने भी देखे होंगे जो हमारे स्कूल्स में होते हैं वो FA1 FA2 इस तरीके के SA1 SA2 जो होते हैं। तो जो FAs होते हैं ये तो होते हैं हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट्स, पर जो SAs होते हैं जो हमारे साल में 2 बार होते हैं, एक हाफ ईयरली में होता है, एक हमारा बिल्कुल ईयर के एंड में होता है ना, तो इन्हें कहते हैं हम SAs। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो द इवैल्यूएशन डन फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि बच्चे ने कितना इम्प्रूव किया है। ठीक है, थ्रू फीडबैक बच्चे को तुरंत ही बच्चे को एक फीडबैक प्रोवाइड करना। ठीक है, तो इसमें बोला अनुदेशात्मक कार्यक्रम के दौरान प्रतिपुष्टि द्वारा सुधार के उद्देश्य से किया गया मूल्यांकन क्या कहलाता है, सुधार की दृष्टि से किया गया हुआ। देखो अब बच्चे को इम्प्रूवमेंट करना है तो हमें बच्चे के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के जब उसका हो रहा है लर्निंग, उसी के दौरान हमें बच्चे का क्या करना पड़ेगा, असेसमेंट करना पड़ेगा, ताकि हम उसके एरर को करेक्ट कर सके, उसके अंदर और इम्प्रूवमेंट ला सके। तो यहाँ पे कौन सा असेसमेंट यहाँ पे यूज होगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट यहाँ पे यूज होगा, क्योंकि ये जो है ड्यूरिंग द क्लास बच्चे का इवैल्यूएशन यानी कि बच्चे का असेसमेंट लिया जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सट्रिंसिक मोटिव। हमने इस तरीके का क्वेश्चन पिछले क्लास में भी डिस्कस किया है। यही क्वेश्चन हर पेपर में घूम घूम के, बस लैंग्वेज थोड़ा बहुत चेंज करके, ऑप्शंस आपके चेंज कर देगा, यही क्वेश्चन घूम रहा है। पिछले क्लासेस में भी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। देखो इसमें क्या है, कौन सा आपका बाह्य
अभिप्रेरक नहीं है, यानी कि कौन सी ऐसी चीज जो आपको बाहर से मोटिवेट नहीं करती, जो आपका, अब देखो यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, इस चीज को ध्यान में रखना, नॉट लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। जल्दी जल्दी में आप गलत आंसर टिक कर देते हैं, नॉट या नहीं को आप पढ़ते ही नहीं है। आपने एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मोटिव देखा तो बस आपने लगा दिया अचीवमेंट, अप्रूवल या पावर में से आप लगा देंगे कोई भी, ठीक है, बट यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे इंट्रिंसिक मोटिवेशन या इंट्रिंसिक मोटिव आपसे, अंतः अभिप्रेरक यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या है इंट्रिंसिक मोटिव? अप्रूवल, किसी से अप्रूवल करना, ठीक है, ये अनुमोदन करना। पावर, पावर भी आपका एक्सट्रिंसिक मोटिव है, यानी कि बाहर अभिप्रेरक है। अचीवमेंट भी आपको एक बाहर से आपकी नीड है कि आपको बाहर से एक मोटिव मिलेगा तो आप किसी चीज को करने के लिए या उसे पाने के लिए, उस चीज के अचीवमेंट के लिए आप वर्क करते हैं। बट रेस्ट आपका एक बेसिक नीड है, बेसिक है, वो है जिसके बिना आप, जो आपके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अप्रूवल, पावर, अचीवमेंट, ये सारी चीजें आपके सर्वाइवल के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि रेस्ट है। तो रेस्ट क्या है? हमारा इंट्रिंसिक मोटिव है कि भाई हमारी बॉडी रेस्ट मांगेगी तो हमें रेस्ट देना पड़ेगा, हम उसको नकार या इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये क्या है? हमारा इंट्रिंसिक मोटिव है, वो हमारा इनेट है कि भाई हमें रेस्ट करना ही पड़ेगा। जैसे हमारा खाना, वो हमें खाना ही पड़ेगा, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हमारा सोना, ये भी क्या है? हमारा इनेट मोटिव है। बट जो हमारा अप्रूवल है, पावर है, अचीवमेंट है, ठीक है, ये सारा क्या है? ये हमारे एक्सट्रिंसिक मोटिव्स है। तो जो इसका आंसर होगा, जो इंट्रिंसिक मोटिव्स है, वो क्या है? यहाँ पे रेस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कॉइन द टर्म मेंटल एज? यहाँ पे देखो, आपको 2-3 टर्म यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आपका मेंटल एज देखने को मिलता है, आपको क्रोनो एज देखने को यहाँ पे मिलती है, ठीक है। ये किसने दिया है? ये हमारा किसने दिया है? देखो, ये जो मेंटल एज का जो हमारा टर्म है ना, वो किसने दिया है? तो ये क्या है? हु कॉइन द टर्म मेंटल एज, यानी कि मानसिक आयु का प्रत्यय जो है वो किसने दिया है? तो यहाँ पे जो मानसिक, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आपने इंटेलिजेंस की थ्योरीज पढ़ी है, जो 4-5 थ्योरीज है, तो आप इसका आंसर डायरेक्ट दे दोगे। और अगर नहीं पढ़ी है तो अभी काफी टाइम है आपके एग्जाम में, उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा हमारा एल्फ्रेड बीने। अब देखो, एल्फ्रेड बीने जो हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इंटेलिजेंस का जो हमारा टॉपिक है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमें क्या पढ़ना है? देखो, इसमें हमें कुछ चीजों को याद रखना है। सबसे पहले तो देखो, जो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, अगर मैं बात करूं, फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, कि अगर मैं बात करूं, फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट जो बोला गया, वो किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है हमारे एल्फ्रेड बीने को। अब आप कनेक्ट कर पाएंगे। देखो, जो फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट है वो बोला गया हमें, हमारे किसको? एल्फ्रेड बीने को, ठीक है। इन्होंने इंटेलिजेंस टेस्टिंग का एक कॉन्सेप्ट दिया, या हम कह सकते हैं इन्होंने फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, हम कह सकते हैं क्या? इन्होंने फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट इन्होंने दिया कब? 1905 में। तो पहले आप याद रखिए, जो फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट है वो बोला गया एल्फ्रेड बीने को, ठीक है। इन्होंने फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट दिया 1905 में, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। देखो, इसमें और क्या बोला गया है? देखो, 2-4 चीजें हैं इंटेलिजेंस से रिलेटेड, वो हमें याद रखनी है। इसमें एक कॉन्सेप्ट है हमारा मेंटल एज का, मेंटल एज, जिससे रिलेटेड अभी हमारा क्वेश्चन था कि मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया। तो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट वैसे तो 2 लोगों ने मिलकर दिया था, एक एल्फ्रेड बीने और थियोडोर साइमन। ये 2 थे जिन्होंने मिलकर मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया। किसने? एल्फ्रेड बीने ने, और एक है हमारे थियोडोर साइमन।
इन दोनों ने मिलके हमारा कॉन्सेप्ट दिया मेंटल एज का। अगर आपसे क्वेश्चन में सिर्फ अल्फ्रेड बी ने दिया जाता है तो अल्फ्रेड बी ने आप कर सकते हैं, अगर सिर्फ थियोडोर साइमन दिया जाता है तो ये भी कर सकते हैं, और अगर दोनों दिए जाते हैं तो दोनों आपको अलग अलग ऑप्शन में नहीं दिया जाएगा, दोनों आपको एक ही ऑप्शन में दिया जाएगा, तो आप दोनों को टिक करेंगे। और कौन से ईयर में दिया अगर मैं बात करूं तो 1908 में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया मेंटल एज का। तो हमने भी दो चीजें पढ़ी, एक तो टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट है वो अल्फ्रेड बी ने दिया 1905 में, फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट बोला जाता है इनको, ठीक है। दूसरा हमने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि अल्फ्रेड बी ने और थियोडोर साइमन ने दोनों ने मिलके दिया 1908 में, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, देखो 1912 में, ठीक है, किसमें 1912 में विलियम स्टर्न, कौन, विलियम स्टर्न नाम के एक हमारे साइकोलॉजिस्ट रहे, ठीक है। उन्होंने हमें कॉन्सेप्ट दिया, किसका कॉन्सेप्ट दिया, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का, यानी कि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का, ठीक है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का, जिसको कि हम कह देते हैं आईक्यू। जो आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया हमें वो किसने दिया, विलियम स्टर्न। विलियम स्टर्नबर्ग अलग है और विलियम स्टर्न अलग है, कंफ्यूज मत होना, दोनों को मिक्स मत करना। 1912 में विलियम स्टर्न ने हमें आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया जो है हमारा इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और इसी को रिवाइज किया, यानी कि इसी इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का को थोड़ा सा रिवाइज किया, और 1916 में लुइस टर्मेन नाम के एक व्यक्ति ने, लुइस टर्मेन ने विलियम स्टर्नबर्ग के इस आईक्यू के कॉन्सेप्ट या आईक्यू के का एक फॉर्मूला निकाला, यानी कि रिवाइज किया। जो 1960 में जो हमारे विलियम स्टर्न ने आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया, इसी को रिवाइज किया और इन्होंने इसका एक फॉर्मूला निकाला। क्या फॉर्मूला निकाला, आईक्यू के फॉर्मूले को यहाँ पे रिवाइज किया, और जो लुइस टर्मेन ने जो फॉर्मूला निकाला हमारा, वो क्या है फॉर्मूला, ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी मेंटल एज, ठीक है, दूसरी हमारी क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है, और उसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा निकल के आ जाता है कि आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट एक इंडिविजुअल का क्या इंटेलिजेंट क्वोशिएंट है। तो ये कुछ चीजें जो हमें इंटेलिजेंस के जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड याद रखनी है। ये डायरेक्ट आपसे ईयर पूछे जाते हैं 1905 का, 1908, 1912 और 1916, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो जो इसका क्वेश्चन का आंसर है कि हु कॉइन्ड द टर्म मेंटल एज, तो हमारे अल्फ्रेड बी ने या थियोडोर साइमन हम बोल सकते हैं, जिन्होंने हमें क्या दिया, कॉन्सेप्ट दिया किसका, मेंटल एज का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें क्या कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस टेस्ट्स इज अ नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि वर्बल टेस्ट कौन सा है, तो हमने ऑप्शन में क्या था, आर्मी अल्फा टेस्ट जो है वो हमारा वर्बल टेस्ट, हमारा लैंग्वेज से रिलेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है कि नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस कौन सा है, तो नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस यहाँ पे रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट है यहाँ पे, जो कि नॉन वर्बल टेस्ट है। इसमें क्या होता है, एक रीजनिंग एबिलिटी को चेक किया जाता है, एक इंडिविजुअल के लॉजिकल को चेक किया जाता है, ठीक है ना। तो ये है हमारा नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, एक्टिविटीज की यहाँ पे यूज की जाती है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस टेस्ट इज एन नॉन वर्बल टेस्ट, जो है हमारा कौन सा, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की द स्पीच विच इज डायरेक्टेड टू द सेल्फ दैट इज नोन एज, देखो इसी स्पीच को हमने दो तरीके से पढ़ा, एक तो ईगोसेंट्रिक स्पीच जो कि पियाजे ने बोला, और एक प्राइवेट स्पीच जो कि वाइगॉट्स्की ने बोला। पियाजे के अकॉर्डिंग हमने ईगोसेंट्रिक स्पीच, उन्होंने क्या कहा, इसको एक नेगेटिव एस्पेक्ट माना, किन्होंने, पियाजे ने, कि बच्चा अपने आप से ही बात करता रहता है, वो अपने एनवायरनमेंट में नहीं घुलता। तो इसको क्या किया, अपोज किया पियाजे ने ईगोसेंट्रिक स्पीच को, जिसको कि प्राइवेट स्पीच बोला वाइगॉट्स्की, ठीक है। तो और वाइगॉट्स्की क्या कहते थे, भाई प्राइवेट स्पीच बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों, क्योंकि बच्चा इसे अपने आप को सेल्फ डायरेक्ट करता है,
ठीक है ना, वो अपने आइडियाज अपने थॉट्स खुद को बोलकर खुद ही उन पर अप्लाई करता है। कोई वो गलती करता है तो वो अपने आप में ही बात कर उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, ठीक है, मतलब वो अपने आप ही अपने आप को अपने एक्शंस को डायरेक्ट करता है कोई भी चीज कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते टाइम। तो इन्होंने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की द स्पीच विच इज डायरेक्टेड टू इटसेल्फ, जो स्पीच अपने आप को डायरेक्ट करती है, अपने एक्शंस को खुद डायरेक्ट करती है। तो ये कौन सा स्पीच, हमने 3 स्पीच पढ़ी थी वाइगॉट्स्की की थ्योरी में। कौन सी स्पीच को हमने डिस्कस किया था, एक हमने सोशल स्पीच पढ़ी थी, एक प्राइवेट स्पीच पढ़ी थी और एक इनर स्पीच, हमने 3 स्पीच पढ़ी थी। जिसमें कि जो सोशल स्पीच थी उसमें बच्चा अपने फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर उस स्पीच को वो करता है। प्राइवेट में अगर हम बात यहाँ पे इनर की बात करें तो बच्चा सिर्फ अपने मन में वो स्पीच को करता है। बट प्राइवेट स्पीच क्या होता है कि जब बच्चा अपने एक्शंस को अपने गोल्स को खुद डायरेक्ट करता है, खुद उन्हें क्या देता है, एक रास्ता प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, तो वो होता है हमारा प्राइवेट स्पीच। क्या होता है हमारा प्राइवेट स्पीच। तो वो स्पीच जो एक इंडिविजुअल को डायरेक्ट करे अपने एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो वो कौन सी स्पीच होती है, वो होती है हमारी प्राइवेट स्पीच यानी कि निजी भाषण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चले, विच टीचिंग लर्निंग मेथड इज नॉट इंक्लूडेड इन अ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। देखो चाइल्ड सेंटर और प्रोग्रेसिव एजुकेशन का टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन पूछा कौन सा मेथड नहीं है, पूछा है यहाँ पे, फोकस करो नहीं है पे, किस पे फोकस करना है, नहीं है, क्योंकि है तो वो तो सबको पता है कौन से, बट नहीं है हमसे यहाँ पे ये पूछा है कि कौन सा मेथड चाइल्ड सेंटर यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा को फोकस नहीं करता। देखो प्रोजेक्ट मेथड भाई करता है, बच्चे प्रोजेक्ट मेथड करेंगे, ग्रुप एक्टिविटीज होगी, कोलैबोरेशन होगा, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना सीखेंगे, ठीक है, दूसरे के मतलब दूसरों के साथ इंटरेक्शन करेंगे, ठीक, दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझेंगे। तो यहाँ पे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें भी यही चीज है, बच्चा हाइपोथेसिस क्रिएट करेगा, बच्चे का मेंटल थिंकिंग डेवलप होगी, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलप होगा, ठीक है ना। बच्चा अगर ग्रुप में कोई प्रोजेक्ट दिया है तो ग्रुप क्वालिटीज डेवलप होंगी, बच्चे में ग्रुप स्किल्स डेवलप होंगी बच्चे के अंदर, ठीक है। अगर एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो भी उसके ऑब्जर्वेशन स्किल्स का वहाँ पे डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। बच्चे के सारे मल्टी सेंसेस का बच्चे का वहाँ पे यूज किया जा रहा है ऑब्जर्वेशनल में। अगर बच्चा किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, टीचर डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा मेथड है जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अपोज में है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे जो लेक्चर मेथड है वो बच्चे के लिए बहुत बोर्डम क्रिएट कर देता है, टायरसम हो जाता है बच्चे के लिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चे का इंटरेस्ट खत्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सिर्फ लेक्चर सुनकर बच्चा क्या है 10 से 15 मिनट वो एक्टिव रहेगा, बट फिर उसको वही बोर्डम फील होना शुरू कर देगा, ठीक है। अगर कोई विजुअल एड नहीं होगा तो बस लेक्चर के थ्रू अगर कराएंगे तो वही बच्चे का इंटरेस्ट लूज होना शुरू कर देगा वहाँ पे। तो जो नेगेटिव एस्पेक्ट यहाँ पे आ गया है वो आ गया हमारा लेक्चर मेथड यानी कि भाषण विधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन हेरिडिटरी फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखो हमने पढ़ा था कि हेरिडिटरी फैक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को हमने हेरिडिटी और एनवायरमेंट के टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं हमसे। तो इसमें पूछा वो कौन सा हेरिडिटरी फैक्टर है जो कि इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि क्या पूछा इसमें, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन हेरिडिटरी फैक्टर, इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कि हेरिडिटरी फैक्टर में इंक्लूड नहीं है, जो कि हमारा कौन सा फैक्टर है, बाहरी फैक्टर है, ठीक है ना, हेरिडिटरी फैक्टर नहीं है वो। देखो तो अगर हम बात करते हैं यानी कि इसमें क्या हो रहा है, वंशानुगत कारकों में सम्मिलित नहीं है पूछा है, ठीक है ना। तो फिजिकल स्ट्रक्चर भाई पूरा हेरिडिटरी में आता है कि बच्चे का फिजिक क्या होगा। अगर मान लो मदर और फादर दोनों की ही हाइट का थोड़ा इश्यू है, हम कह सकते हैं दोनों को ही हमारा हाइट में दोनों की कम है, ठीक है, तो हो सकता है पूरे चांसेस हैं, हेरिडिटरी फैक्टर है ये, ठीक है, कि जो बच्चा है उसकी भी जो हाइट है वो कम हो, ठीक है ना। अगर मैं इंटेलिजेंस की बात करूं तो इंटेलिजेंस लेवल भी हमें हमारा हेरिडिटरी ही मिलता है, बट हमने पढ़ा है ना कि इंटेलिजेंस हमें हेरिडिटरी मिलता है, बट एक अपर और एक लोअर लिमिट वो सेट कर दी जाती है हेरिडिटरी के थ्रू कि भाई बच्चे का जो इंटेलिजेंस लेवल होगा वो ऊपर वाले स्तर से ऊपर नहीं जाएगा और नीचे वाले स्तर से और नीचे नहीं जाएगा। बट
आगे किसका रोल शुरू हो जाता है, फिर एनवायरनमेंट का। बट हम कह सकते हैं कि जो हमारा हेरिडिटरी फैक्टर में इंटेलिजेंस आता है, ठीक है। एप्टीट्यूड, भाई बच्चे के अंदर कितना कैपेबिलिटी है किसी चीज को करने की, वो लेवल वाली बात आ जाएगी, अपर लेवल और लोअर लेवल वाली, ठीक है। एटीट्यूड, ये आ जाता है हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर में कि भाई बच्चे का करने का कितना इंटरेस्ट है उसका, हम ये कह सकते हैं। तो इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, वो तो एनवायरमेंटल फैक्टर आ जाएगा ना हमारा। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा हमारा एटीट्यूड, ठीक है, यानी कि अभिवृत्ति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ मोटिव वाज यूज्ड टू लर्न अ स्पेसिफिक बिहेवियर इन अ थॉर्नडाइक लर्निंग एक्सपेरिमेंट ऑन कैट। देखो कैट वाला एक्सपेरिमेंट हम जो है किसकी, थॉर्नडाइक, ईएल थॉर्नडाइक की हमारी जो थ्योरी है, ठीक है, उसमें किसकी, ट्रायल एंड एरर की, राइट। शायद जो हमारी थ्योरी है उसमें हमारे दिया है एक कॉन्सेप्ट जिसके साथ एक कैट के साथ उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है कि भाई एक बॉक्स है, उसमें उन्होंने कैट को रख दिया, कुछ लीवर्स वगैरह लगा दिए और गेट बंद है उस बॉक्स का, और उसके बाहर एक फिश जिसमें प्लेट में रखी हुई है वो रखी हुई है। इस तरीके का एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा है, किसका, थॉर्नडाइक का, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है वो कौन सा मोटिव यहाँ पे लर्न हो रहा है या यूज किया जा रहा है इस थ्योरी में, कौन सा मोटिव यूज किया जा रहा है। अब देखो यहाँ पे यूज किया जा रहा है बायोलॉजिकल मोटिव। क्यों यूज किया जा रहा है यहाँ पे बायोलॉजिकल मोटिव, क्यों, बिकॉज यहाँ पे जो हमारी कैट है वो हंग्री है, उसे भूख लगी है, तो उस भूख की वजह से और वो जो स्मेल उसको आ रही है ना, उसकी वजह से जो वहां पे वो कैट है वो हाथ पैर मार रही है, पूरा क्या कह रहे हैं, वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है कि वो वहां से निकले। तो वो जो स्मेल है वो उसको मोटिवेट कर रही है उस चीज के लिए कि भाई हाँ मुझे निकलना है, और उसको एक तो उसको भूख लगी है ऑलरेडी, और वो बाहर से उस फिश की स्मेल भी आ रही है। तो यहाँ पे जो मोटिव है वो क्या है, हंगर है यहाँ पे मोटिव। और हंगर क्या है, हमारा इनेट मोटिव है, ठीक है ना। भूख लगेगी तो आप खाओगे ना खाना, तो ये तो नहीं आप उसे इग्नोर कर दोगे, बेनी मुझको नहीं खाना, ठीक है ना। तो हंगर है हमारा यहाँ पे मोटिव, और हंगर क्या है, हमारा बायोलॉजिकल मोटिव है। देखो यहाँ पे कोई सी तरीके की यहाँ पे एक्सट्रिंसिक मोटिव हमारा हो नहीं सकता, सोशल मोटिव भी नहीं हो सकता, एनवायरमेंटल मोटिव, ये सारे क्या हो गए, ये सब हमारा एक्सट्रिंसिक में आ जाए, क्योंकि सोशल भी हमारा भारी है, ठीक है, एनवायरमेंट भी हमारा भारी है, और एक्सट्रिंसिक तो है ही हमारा भार, ठीक है ना। तो ये सब नेगेटिव में चला गया। तो अगर हम यानी कि ये जो है एक्सट्रिंसिक मोटिव के यहाँ पे दे रखे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक है जो इनेट मोटिव की यहाँ पे बात कर रहा है, वो हमारा बायोलॉजिकल मोटिव है, यानी कि जैविक अभिप्रेरक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे किस तरीके का मोटिव का यूज किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कैट हंगर है, उसका इनेट क्या मोटिव क्या है, हंगर है, भाई उसे भूख लगी है, तो यहाँ पे इनेट मोटिव का यूज किया जा रहा है, जो कि यहाँ पे बायोलॉजिकल मोटिव यानी कि जैविक अभिप्रेरक है, ठीक है। सो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट्स। देखो हमने गिफ्टेड स्टूडेंट्स, टैलेंटेड स्टूडेंट्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना। गिफ्टेड और टैलेंटेड स्टूडेंट्स कौन से होते हैं, जिनका IQ 140 प्लस हम कह सकते हैं होता है, वो होते हैं हमारे गिफ्टेड या टैलेंटेड स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि किस तरीके का एजुकेशनल अरेंजमेंट हम उनके लिए करा सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो रेमेडियल टीचिंग, भाई जो हमारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या जरूरत है रेमेडियल टीचिंग, यानी कि उपचारात्मक शिक्षा की उन्हें कोई जरूरत ही नहीं है। उनमें किसी तरीके की कोई एरर होगा तभी तो हम उसे उपचार देंगे ना, उनमें कोई एरर है ही नहीं। रीडिंग प्रैक्टिस करा के हम उन्हें क्या करेंगे, वो बोर ही हो जाएंगे, क्योंकि जो टैलेंटेड और ये जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है नई नई चीजों को सीखने की, नई चीजों को एक्सप्लोर करने की, कुछ नया सीखने की, कुछ नया डिस्कवर करने की क्यूरियोसिटी इनके अंदर होती है, ठीक है। वाचन अभ्यास, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। स्पीच थेरेपी देने की क्या ही जरूरत है, ये जब इतने ज्यादा टैलेंटेड है तो इनको स्पीच थेरेपी देने की क्या जरूरत है। फिर लास्ट जो ऑप्शन आ जाता है हमारे पास, वो आता है एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, यानी कि उस बच्चे को जो उसका लेवल है ना उससे भी ज्यादा, कि वो उस तरीके का अरेंजमेंट उसको प्रोवाइड करना कि उसे बोर्डम फील ना हो। अब मान लो जो गिफ्टेड चाइल्ड है उसका जो लेवल होगा इंटेलिजेंस वो बहुत अच्छा होगा, 140 प्लस है, तो उसको जो अरेंजमेंट चाहिए, एजुकेशनल अरेंजमेंट चाहिए, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही तो मिलने चाहिए ना उसको, ठीक है ना। यानी कि उसे करने में इसका इंटरेस्ट क्रिएट हो, उसे ये ना लगे कि भाई ये चीज तो मैंने कर रखी है, ये चीज तो मुझे आती है, उसको तो कोई मजा ही नहीं आ रहा। तो उसको एक्सेलरेशन चाहिए और ज्यादा बढ़ के चीज उसको चाहिए उसके IQ से, ताकि वो उसको सॉल्व करे, उसका इंटरेस्ट बना रहे,
ठीक है ना, उसको करने में भी मजा आए और वो बोर्डम भी फील ना करे। ठीक है ना, तो जो एक्सेलरेशन है वो बेस्ट मेथड है किन के लिए, जो हमारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स या गिफ्टेड स्टूडेंट्स जो हमारे होते हैं। तो ये थी आपकी, और आई होप आपको जो है क्लास में क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ रहे होंगे। ठीक है, और कुछ और थोड़ा बहुत आपको रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कुछ नए क्वेश्चंस जो आएंगे उनके लिए। ठीक है, सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू।